फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है न्याय का अंत और किसान आंदोलन। इस पूरे प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सरकार के 3 बदनाम जो कृषि व्यापार संबंधी जो कानून हैं उनको स्थगित किया है, और उसके स्थगन के साथ जो एक कमेटी बनाई है उसे लेकर बहुत तेज बहस आंदोलनकारियों में, राजनीतिक संगठनों में, इंटेलेक्चुअल्स में, जो लोग लीगल एक्सपर्ट हैं उनके अंदर बड़े स्तर पर ये एक डिबेट और एक हीटेड डिबेट, एक गर्म बहस पैदा हुई है। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि पहली बार, मैं नहीं जानता, मेरी ज्यादा लीगल नॉलेज नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत समझ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि, और पहली बार ना कहें, ये दूसरी बार बड़ा ऐसा निर्णय है। अमूमन ये होता है कि अदालत में जो प्रार्थना की जाती है, जो प्रेयर की जाती है, उस प्रेयर के ऊपर निर्णय होता है। लेकिन किसी ने प्रेयर नहीं की थी कि इन कानूनों को स्थगित किया जाए। किसी ने प्रेयर नहीं की थी कि कोई कमेटी बनाई जाए। अनेक पिटीशन कोर्ट के सामने है। कुछ पिटीशन ऐसी भी हैं जो उसकी संवैधानिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े करती हैं। कुछ पिटीशन ऐसी हैं जो कि आंदोलन से जुड़े हुए सवालों पर हैं। कुछ पिटीशन है जो इन कानूनों को लेकर हैं। लेकिन किसी भी पिटीशन की सुनवाई किए बिना, किसी भी तरह से इन तीनों जो बदनाम जो कृषि व्यापार संबंधी कानून हैं, इनके कंटेंट का विश्लेषण किए बिना सुप्रीम कोर्ट ने एक एब्रप्टली, आउट ऑफ द वे जाके एक ऑर्डर दिया और ये तीनों जो कृषि व्यापार संबंधी जो कानून है उन्हें स्थगित कर दिया। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि मेरी नॉलेज में ये दूसरा बड़ा मसला है। राम जन्मभूमि के मसले के प्रसंग में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद राम जन्मभूमि की जो सुनवाई का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में भी ये एक बेसिक गड़बड़ी थी और कमी थी। किसी ने मांग नहीं की थी। जो प्रेयर थी, उस प्रेयर पर कोर्ट ने कोई पोजीशन ली ही नहीं। तो एक नया चलन कोर्ट शुरू करना चाहता है कि जो प्रेयर होगी उस पर ध्यान नहीं देंगे और जो जज की मन में आएगी वो करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तो पूरे पूरे मतलब एक अद्भुत नजीर होगी पूरे दुनिया के लिए कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कैसी है? सुप्रीम कोर्ट है जो कोई संवैधानिक प्रश्नों को देखे, किसी भी मसले को संवैधानिक पहलू की मीमांसा करे। लेकिन हमारे यहां जो सुप्रीम कोर्ट है वो संवैधानिक पहलू की मीमांसा ही नहीं करती। जो प्रेयर है उस प्रेयर को वो देखती ही नहीं है कि प्रेयर क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर का जो सबसे जो डिस्टर्बिंग पहलू है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट मान न मान मैं तेरा मेहमान वाले भाव में है। सुप्रीम कोर्ट को न तो आंदोलनकारियों ने आमंत्रित किया कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, सुप्रीम कोर्ट को न गवर्नमेंट ने आमंत्रित किया कि वह हस्तक्षेप करे। आंदोलनकारियों और गवर्नमेंट के बीच में बातचीत चल रही है और आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का काम यह नहीं है कि वो आंदोलन को सिलटाए, आंदोलन के बीच में पंचायत का काम करे। सुप्रीम कोर्ट के जज पंच नहीं हो सकते। अगर उन्होंने पंचायत करनी है और पंच ही बनना है तो वो जाएं, वो अदालत के बाहर कुछ और काम करें।
सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जज की कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वे संवैधानिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का संचालन करें। पिटीशन के प्रोसीजर हैं, पिटीशन को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के प्रोसीजर है, पिटीशन में जो प्रेयर है उसके बारे में राय देने के प्रोसीजर, हर चीज के बारे में प्रोसीजर है, लेकिन आप किसी प्रोसीजर को मानेंगे ही नहीं। तो ये तो बहुत ही विलक्षण स्थिति पैदा हुई है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, हम निर्णय देंगे। क्यों निर्णय देंगे? आप क्यों निर्णय देंगे? जिन लोगों ने जो प्रेयर की है उस पर आप निर्णय दें। आंदोलनकारी आपके पास नहीं गए। जो लोग गए हैं उनके बारे में आप सोचिए कि क्या उनका कोई उस आंदोलन से संबंध है। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो और वे दोनों केस न करें, वे दोनों एफआईआर न करें, अदालत के हस्तक्षेप कर सकती है। बुर्जुआ कानून की सामान्य विशेषता है जो कि सारी दुनिया में है कि आप बुर्जुआ कानून तब एक्टिव होता है जब आप उसके दरवाजे पर प्रार्थना लेकर जाते हैं। सामने पुलिस वाला खड़ा रहता है, कत्ल हो जाता है, लेकिन पुलिस वाला हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि एफआईआर नहीं हुई है। वो इसलिए हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि वह पुलिस वाला उस इलाके का नहीं है, क्योंकि उस इलाके में जहां केस हुआ है वो दूसरे थाने में पड़ता है। एक साधारण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, जो लीगल प्रोसीजर है, उसको स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना चाहिए था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। ये अपने आप में बहुत ही चिंता की चीज है। सुप्रीम कोर्ट का काम यह नहीं है कि वह सरकार के टूल्स की तरह काम करे। सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी नहीं है। कितने केस हैं ऐसे जो कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किए आज तक। राम मंदिर मामले में आउट ऑफ द वे जाके जो जजमेंट दिया गया, जिसकी वजह से राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट की नजर है उस पर। ट्रस्ट कानून के तहत मंदिर ट्रस्ट बनाया गया और ट्रस्ट का काम है मंदिर का निर्माण हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो निर्माण करे। लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि बच्चा बच्चा काम का, राम जी के नाम का हर गली में नारे लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गली गली जाके चंदा वसूल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की भी निगरानी करने में सक्षम नहीं है। और कहने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ना भी लॉयर हैं, बड़े लॉयर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में दंगे जैसी स्थिति बन गई है। मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई सुगबुगाहट नहीं है कि यह क्या हो रहा है। हमने तो ऐसा निर्णय नहीं दिया था कि आप मंदिर की बारे में गली गली जाके चंदा इकट्ठा करेंगे और आंदोलन करेंगे और दंगा करेंगे। मैं फिर लौट रहा हूं उसी बात पर। आपने नींव रखी थी आउट ऑफ द वे जाके, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और फॉर्म्स और लॉजिक को ब्रेक करके। तो जाहिर है कि आपकी कौन सुनेगा? आप हम देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में कितनी ताकत है और हिंदुस्तान की सरकार में कानून को लागू करने की कितनी ताकत है। वो ट्रू स्पिरिट में राम जन्मभूमि के जजमेंट को लागू करे और राम मंदिर का निर्माण करे, ये हमारी मांग है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह जाके जुलूस निकालेंगे और चंदा इकट्ठा करेंगे और आंदोलन करेंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग जाएं, आंदोलन करें, परमिशन लें। वो क्या कानून उन्हें परमिशन देता है कि वे आंदोलन करें और चंदा इकट्ठा करें? स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के आंखों के सामने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के जो जजमेंट है, उस जजमेंट के नीचे धुर्रियां उड़ाई जा रही हैं।
क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द वे जाके जजमेंट दिया। तो प्रेयर नहीं थी ये, प्रेयर थी वो ऑनरशिप के डिस्प्यूट की, टाइटल के डिस्प्यूट की। सुप्रीम कोर्ट का काम पॉलिटिकल और प्रशासनिक मैनेजमेंट करना नहीं है। तो गोगोई साहब के सामने जो परंपरा शुरू हुई ये पॉलिटिकल प्रशासनिक मैनेजमेंट की, कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि वो पॉलिटिकल प्रशासनिक मैनेजमेंट करेगा, और उसी पर्सपेक्टिव में सीधे सीधे राम जन्मभूमि का जजमेंट आया और सब लोगों ने स्वागत किया उसका। और आप देखिएगा अभी जो ट्रस्ट कानून के तहत मंदिर निर्माण हो रहा है उसके लिए पब्लिक चंदा वे लोग कैसे इकट्ठा कर सकते हैं जो कि राजनीतिक दल कहलाते हैं। वे संगठन कैसे चंदा इकट्ठा कर सकते हैं जिनको कि अधिकार ही नहीं माना, जिनका के राम जन्मभूमि में विश्व हिंदू परिषद का कोई तर्क नहीं माना गया। विश्व हिंदू परिषद लेकिन चंदा इकट्ठा कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सबसे बड़ा तर्क था कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। जो बुनियादी तर्क था उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस के लोग पूरे देश में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रोकने के लिए कदम उठाए, क्यों नहीं संज्ञान लिया उसने? अब जब एक आंदोलन जो कि जेन्युइन डिमांड पर आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह चीज सामने साफ हो चुकी है कि सरकार ने कोई किसी भी किस्म का कंसल्टेशन 5 जून के पहले न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया, न किसी राज्य सरकार के साथ किया, न उसने राष्ट्रीय एकता परिषद की मीटिंग बुलाई, न उसने नेशनल लेवल पर जो भी बॉडियां हैं जिनमें राज्य की हिस्सेदारी है उनमें किसी से भी बुला के बात नहीं की, क्योंकि कृषि जो है राज्य का एरिया है। न राज्य केंद्र सरकार ने किसी भी किसान संगठन से सलाह ली, न केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट की कमेटी और पार्लियामेंट के अंदर इस पर प्रॉपर बहस और प्रॉपर प्रोसीजरल तरीके से काम करने दिया। ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, और इसके बावजूद भी जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वे कोर्ट गए ही नहीं। जो लोग कोर्ट ही नहीं गए उन्होंने डिमांड ही नहीं की, और जो कोर्ट में पिटीशन आए उनमें किसी ने भी यह डिमांड नहीं की ये तीनों कानून स्थगित कर दिए जाए। तो सवाल यह कि आप जब कोर्ट में प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, आप जब कानून के नियम को खुद सुप्रीम कोर्ट के जज बाईपास करेंगे, तो आम नागरिक से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कानून के शासन का पालन करे? आम नागरिक तो कानून के शासन का पालन तब करेगा जब चीफ जस्टिस से लेकर बाकी जज सुप्रीम कोर्ट के वो इस बात को समझें कि सुप्रीम कोर्ट की का जो दायरा है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा यह नहीं है कि वह राजनीतिक आंदोलन और सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम करे, पंच का काम करे। कहीं नहीं लिखा हुआ यह। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक दायित्व है और संवैधानिक दायरा है। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक दायित्व और संवैधानिक दायरे में रह के काम करना चाहिए। हम समझ सकते हैं, मैं बाद में इस पर आऊंगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह किया, लेकिन जो ओपन फैक्ट है वो फैक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो लिखित परंपरा है, कानून की जो लिखित परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल नहीं है। और यह बात दर्जनों लोगों ने आज विभिन्न अखबारों में, कॉलम में, अपने आर्टिकल्स में यह बात रेखांकित की है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है प्रताप भानु मेहता का, जो कि हिंदुस्तान के लॉ के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं।
उन्होंने जो चीज रेखांकित किया उसे सारे लोगों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। एक और चीज है जो कि समझने की है, वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है, यानी कमेटी बनाओ, कमेटी में सुझाव दो, फिर उसके बाद में देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट कानून के कंटेंट के बारे में कोई विश्लेषण नहीं करने जा रहा, कानून का कोई मूल्यांकन नहीं करने जा रहा। बिना कानून के कंटेंट का मूल्यांकन किए सुप्रीम कोर्ट ने कानून स्थगित कर दिए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपने को संसद से ऊपर मानते हैं। संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट के जज स्थगित नहीं कर सकते। सिर्फ एक ग्राउंड पर स्थगित कर सकते हैं, उसके कंटेंट के मूल्यांकन के बाद अगर वे संवैधानिक तौर पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून सही नहीं है तो वे उसे स्थगित कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट की तो मीमांसा ही नहीं की गई, और जब कंटेंट की मीमांसा नहीं की गई तो आप यह निर्णय ले कैसे सकते हैं? एक अन्य पहलू है जिस पर के कायदे से इस पूरे प्रोसेस में, यानी ये एक तरह से न्याय की प्रक्रिया का और न्याय का अंत का दौर है। अब ये न कहें हम लोग के जो कि तर्क देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया में कि पहले भी तो, अरे पहले का मतलब यह नहीं है। सवाल यह कि इस तरह से जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कभी भूमिका अदा नहीं की। ये राम जन्मभूमि का मसला और ये दूसरा ये किसान आंदोलन का मसला, ये दो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल हैं। और इस बीच में दो और घटनाएं घटी, लेकिन वहां कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर तो फॉलो किया गया। वो आधार वाले मसले पर, आधार कार्ड को लेकर उसकी वैलिडिटी को, उसके नीचे जो है उसके अनिवार्य किए जाने को लेकर जो पिटीशन थी, उसमें कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रेखांकित करने के लिए, समझने के लिए, उसका जजमेंट देने के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया। बाकायदा उसके कंटेंट की मीमांसा की गई। इसके चलते वो कानून सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन यहां तो कानून पहले सस्पेंड कर दिया गया, तीनों कानूनों को। और किसने सस्पेंड कर दिया? अरे जो अभी तक जो 8-9 चरण की जो बातचीत हुई है किसान आंदोलन के नेताओं के साथ में सरकार की, सरकार ने यह बात कही थी, दूसरे या तीसरे राउंड की बातचीत में ही यह बात कह दी कि हम आपके साथ में संशोधन शामिल करने के लिए तैयार हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरा जैसा लेमैन जो कि एक दूर इलाके में रहता है वो ये सारी चीज जानता है, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं जानते इस बात को। ये जो कमेटी बनाई है 4 सदस्यीय कमेटी, उस 4 सदस्यीय कमेटी का काम क्या है? वो अधिक से अधिक संशोधन सजेस्ट कर सकती है, वो कानून को रद्द करने के बारे में सजेस्ट नहीं कर सकती। तो संशोधन सजेस्ट तो सरकार नहीं किए थे, उन सभी संशोधनों को एक सिरे से किसानों ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि नहीं, संशोधन नहीं चाहिए, पहले कानून रद्द करो और फिर बात करो। और सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इनडायरेक्टली कानून की वैधता को एक्सेप्ट कर लिया, खाली सस्पेंड किया है उन्होंने, उसके कार्यान्वयन को सस्पेंड किया है, कानून को सस्पेंड नहीं किया है। कानून एग्जिस्ट करता है, कार्यान्वयन किस ग्राउंड पर सस्पेंड किया आपने? खाली आंदोलन उठा दें लोग, क्यों उठा देंगे लोग? क्यों उठा देंगे लोग? वो तो गए नहीं आपके पास में। झगड़ा सरकार के और आंदोलनकारियों के बीच में, तो और वो पॉलिटिकल झगड़ा है। जजों का काम न्याय प्रक्रिया को देखना है, जजों का काम राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना नहीं है। लेकिन यहां एकदम जज मतलब टेम्पटेड फील कर रहे हैं कि हम भी शामिल होते हैं। अरे शामिल होते हैं तो जाइए ना,
आंदोलन के स्थल पर। चीफ जस्टिस जाएं, जाके देखें, आंदोलनकारी पीसफुल ढंग से आंदोलन कर रहे हैं जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है। सारे कानूनों का पालन करते हुए वे आंदोलन कर रहे हैं और यह वैध आंदोलन है, लीगल आंदोलन है। कहीं पर भी पूरे देश में, इंक्लूडिंग हरियाणा और पंजाब में, दिल्ली में, एक एफआईआर नहीं हुई है कि वहां पर कोई खालिस्तानी देखा गया और पाया गया और पकड़ा गया। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान में खालिस्तानी है। हिंदुस्तान के आंदोलन में, दिल्ली में आंदोलन जो हो रहा है दिल्ली के कॉर्नर पर, उस आंदोलन में खालिस्तानी है। सरकार क्या कर रही है? हिंग छोक रही है। सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, पुलिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या नेशनल सिक्योरिटी की देखभाल करना है? कल जब कोर्ट में यह मसला उठाया गया और कहा गया कि साहब वहां ऐसे भी लोग देखे गए जो खालिस्तानी हैं। अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह दायरा बनता है? क्या आज तक कभी कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आंदोलन में भारत सरकार ने तो उन देशद्रोहियों से जो कि भारत से अलग होने की मांग करते थे, उनके साथ में समझौते किए हैं। कौन नहीं जानता नागालैंड में जो वार्ताएं चलती रही हैं? सब लोग जानते हैं। कोर्ट का काम यह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों को देखे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर खालिस्तानी खतरा है और खालिस्तानी आ गए हैं तो पुलिस जाए और गिरफ्तार करे। कोई आंदोलनकारी नहीं रोकेगा उनको। आइडेंटिफाई करें कौन लोग हैं जो खालिस्तानी हैं। और रही बात खालिस्तान के समर्थन की, तो खालिस्तान का समर्थन तो एक जमाने में शिरोमणि अकाली दल ने भी किया था, रिकॉर्ड है ये। और ये शिरोमणि अकाली दल 27 साल तक एनडीए का हिस्सा रहा है। खालिस्तान की मांग करना, खालिस्तान का समर्थन करना, ये अगर ग्राउंड है तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है तो सुखविंदर सिंह बादल हो सकता है। रिकॉर्ड है ये। कोई तर्क हुआ कि फला आदमी ने फला समय एक बयान दिया था? ये अरे आंदोलन चल रहा है किसानों का। जिम्मेदारी है अगर सरकार की कि अगर वहां कोई टेररिस्ट है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा व्यक्ति है, कोई प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, तो सरकार इनिशिएटिव ले, पुलिस इनिशिएटिव ले और गिरफ्तार करे। आपने हजारों पुलिस वाले लगाए हुए हैं और आप एक आदमी नहीं पकड़ पा रहे। आंदोलनकारी किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। यह मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों का आंदोलन है और किसानों का आंदोलन है। इसमें कहीं खालिस्तानी नहीं है और कहीं कोई उग्रवादी नहीं है। सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस रणनीति का सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के वकील इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर सचमुच में ईमानदारी से अपने जजमेंट को लेकर आग्रहशील है कि उसके जजमेंट लागू होने चाहिए, तो वो क्यों नहीं वो अपने जजमेंट को जो है इंटरनेट से रिलेटेड जजमेंट को कश्मीर में लागू करा पाया? सरकार ने ठेंगे पर रखा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फंडामेंटल राइट है इंटरनेट। सरकार ने इंटरनेट चलाया नहीं, बंद रखा। और थोड़े बहुत समय बंद नहीं रखा, 8,500 घंटे बंद रखा है कश्मीर में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई संज्ञान लेने की बुद्धि नहीं आई, किसी जज के दिमाग में यह चीज नहीं आई। अपने निर्णयों की निगरानी करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब आप कर रहे हैं ना निगरानी।
एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रताप भानु मेहता ने रेखांकित किया, वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनका। उन्होंने एक बात और रखी है कि अगर मान लो आपको तथ्य ही जानने थे कि आंदोलन से संबंधित, तो आप एक खुली सुनवाई रखते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आप सुप्रीम कोर्ट में आने देते लोगों को, लोग डायरेक्ट आते अपनी बात रखते और चले जाते, आपको तथ्य मिल जाते। आपको कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि वो कमेटी तो कोई काम कर नहीं सकती, आपके लिए सिर्फ प्रस्ताव तैयार कर दे सकती है। तो आप अगर जो तथ्य जानना चाहते हैं, आप कोर्ट में बुला सकते हैं, कोर्ट अपने लोगों को जमीनी स्तर पर भेज सकता है तथ्य जानने के लिए। न तो आपने ओपन हियरिंग की पद्धति का इस्तेमाल किया और लोगों को आमंत्रित किया कि लोग आए और अपने तथ्य जमा करें, जिससे कोर्ट समृद्ध होता। आपने एक गैर नियम का इस्तेमाल किया और आपने एक ऐसी कमेटी बनाई जिस कमेटी में 4 लोग रखे गए मध्यस्थता के लिए, एमिकेबल सॉल्यूशन के खोजने के लिए। एमिकेबल सॉल्यूशन अगर आप खोजना चाहते हैं तो आपने क्या अपोजिट पार्टी से पूछा कि हम जिन लोगों को रख रहे हैं उनके बारे में आपकी सहमति है? नॉर्मली जितनी भी मध्यस्थता के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं तो उसमें सभी पक्षों की सहमति जिन नामों पर होती है उन नामों को कमेटी में रखा जाता है। तो यहां तो एक अजीब सा बेहुदे किस्म का न्याय और उसकी प्रक्रिया दिखाई दे रही है। एमिकेबल सॉल्यूशन खोजने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसमें जो 4 लोग रखे गए वे 4 लोग वही हैं जो मोदी के हैं। अरे हिंदुस्तान में मोदी के गुर्गों के अलावा भी लोग रहते हैं और मोदी के जो भक्त हैं उनके अलावा भी लोग रहते हैं, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। भारत सरकार के तमाम बड़े संस्थान है जिनमें के एकेडमिक्स में, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट भी हैं। एक से बड़े अर्थशास्त्री हैं जो कृषि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत लिखा है जिन्होंने। सुप्रीम कोर्ट को किसी का नाम याद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट को जो सबसे वर्स्ट किस्म के लोग हैं जो कि नेकेडली इन कानूनों की वकालत कर रहे हैं, उनको कमेटी में रखा कि वे एमिकेबल सॉल्यूशन खोजें। क्यों क्यों मानेंगे लोग? नहीं, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। इसलिए जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो जिस चीज को कर रहा है वो असल में सिर्फ एक तरह की पीआर एक्टिविटीज है। मोदी सरकार की पीआर एक्टिविटी, जनसंपर्क की नीति। मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि वे गंभीरता से किसानों की समस्या को हल करना चाहते हैं। अब देखिए दिलचस्प बात, पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के जज बौखलाए हुए थे और कह रहे थे कि यह ठीक नहीं कर रही है सरकार ने सही ढंग से हैंडल नहीं किया और हम बैन लगाएंगे, हम स्थगित करेंगे इसे कानूनों को। अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि आप स्थगित नहीं कर सकते। वही अटॉर्नी जनरल दूसरे दिन कह रहे हैं हम स्वागत करते हैं जी। क्यों? 24 घंटे में अटॉर्नी जनरल की आवाज क्यों बदल गई? कुछ तो हुआ है इस बीच में। कह ही सकते थे कि हम असहमत हैं। किसान कह रहे हैं ना कि हम असहमत हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम असहमत हैं, हम नहीं मानते कमेटी को। सरकार को कहने में क्या परेशानी थी? परेशानी इसलिए नहीं थी क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल थे वो नहीं जानते थे कि जज जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो एक तरह से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की दिशा में काम कर रहे हैं और वह एक पीआर वर्क कर रहे हैं, जिससे कि जनता में मैसेज जाए कि सरकार देखो कितनी गंभीरता से हर लेवल पर प्रयत्न कर रही है। देखिए वहां तो विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुला रही है और यहां देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहां भी बुला रही है और कह रही है कि आइए और बताइए। सिर्फ एक काम नहीं कर रही है, संसद में वे कानून पेश हों और वे वापस हों, यह काम नहीं कर रही है। वो कानून संसद ने बनाए, विज्ञान भवन में तैयार नहीं हुए कानून सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में भी तैयार नहीं हुए। कानून संसद ने बनाए हैं और संसद की प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए वे कानून रिवर्स होंगे।
और अगर वो रिवर्स नहीं होते तो आंदोलन चलेगा, ये तो आंदोलनकारी बार बार कह रहे हैं। तो एक बहुत दिलचस्प बात इसी प्रसंग में चीफ जस्टिस ने कल कही, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर वो नहीं आते और इसके बावजूद वो आंदोलन करना चाहते हैं तो वो आंदोलन करते रहे। तो आंदोलनकारी भी तो यही कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, हम आंदोलन करेंगे, सरकार नहीं मानेगी हम तब तक आंदोलन करेंगे, जब तक नहीं मानती हम आंदोलन करेंगे। सरकार मानने के लिए मजबूर है, आज माने, कल माने, 10 दिन बाद माने, 2 साल बाद माने, मानने के लिए मजबूर है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जो लोगों की इतिहास को लेकर समझ नहीं है उनके लिए, जो लोग इतिहास जानते हैं वे लोग जानते हैं किसान आंदोलन बहुत लंबे चलते रहे हैं। भारत में किसान आंदोलनों का और सशस्त्र किसान आंदोलनों के प्रतिरोध का बहुत लंबा इतिहास है। गलतफहमी दिमाग से निकाल दें लोग। जो लोगों को यह लगता है कि किसान आंदोलनकारी उठ जाएंगे, आंदोलन चलेगा नहीं, लंबा नहीं चलेगा, उनका भ्रम टूट जाना चाहिए, क्योंकि 46 दिन से ज्यादा हो गए और 2 डिग्री टेम्परेचर में किसान सड़क पर बैठा हुआ है। मैं कम से कम ऐसे 100 आंदोलनों की आपको लिस्ट बता सकता हूं। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने लंबी लड़ाइयां लड़ी, 2-2, 3-3 साल तक लगातार, और एकदम लिबरेटेड जोन करके रखे। अंग्रेज घुस नहीं सकते थे, उनकी सेना घुस नहीं सकती थी। मोदी सरकार की तो हिम्मत कितनी है, वो घुस के देखें बिहार, हरियाणा में और पंजाब में। उनका मुख्यमंत्री तो घर से निकल के मीटिंग नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री अपने निवास के सामने खड़े होकर मीटिंग नहीं कर सकता। इसे जनता कहते हैं और जनता का आंदोलन कहते हैं। जनता जब सामाजिक जीवन में एक्टिव होती है और कब्जा करती है तो सरकार कहीं नजर नहीं आती। बीजेपी का कोई नेता अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वे जाएं हरियाणा में, दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है, रोहतक में जाएं और मीटिंग कर लें बस खाली, हम भी देखें। चैलेंज दे रहे हैं किसान। मुख्यमंत्री 5000 लोग लगाने के बावजूद अपनी मीटिंग नहीं कर पाए। जहां वे जाएंगे वहां जन सैलाब आएगा, और यह जन सैलाब एक साधारण चीज नहीं है। यह जन सैलाब दिल्ली में भी आएगा, यह जन सैलाब अदालत के दरवाजे तक जाएगा, आप गुहार लेकर जाएगा कि जज सुनो और उठो। सारी दुनिया में अभी हिंदुस्तान की अदालत की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है, सबसे ज्यादा। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की सरकार की किरकिरी हुई है इन 3 कानूनों की वजह से। ये कृषि व्यापार संबंधी जो कानून है, आप सोचिए, ब्रिटेन के 100 सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं किसान आंदोलन के पक्ष में। कभी हुआ है ये? खालिस्तान के जमाने में भी नहीं हुआ था, कभी 100 सांसदों ने चिट्ठी नहीं लिखी। नरेंद्र मोदी और उनके साथ के लोग ये भूल कर रहे हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग नहीं है, ये सिख समुदाय जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है, सिख समुदाय एक सामान्य समुदाय नहीं है, वो सबसे डायनेमिक समुदाय है हिंदुस्तान का, और वो इंटरनेशनल समुदाय है। गुरुद्वारे जो है वो सामान्य गुरुद्वारे नहीं है, वो जनता की सेवा करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में कभी भी 5000 लोगों को कभी फ्री खाना नहीं खिलाया अपनी लाइफ में। किसान आंदोलन के लोग लाखों लोगों को डेली फ्री खाना खिला रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, लाखों लोग खाना खा रहे हैं। आंदोलन में जो लोग आए वे तो खाना खा ही रहे हैं। आंदोलन जिस इलाके में से निकला है और फैला हुआ है, जहां लोग डेरा डाले पड़े हुए हैं, उस इलाके के आसपास के 50 गांव से लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं और रह रहे हैं। कमाल है। ये जो जन शिरकत है, इस जन शिरकत को आप बदनाम करने पर लगे हुए नहीं। अब एक अन्य पहलू है जो कि बहुत जरूरी पहलू है। मुझे लगता है कि ये जो जज लोग हैं, ये जो कोर्ट है, ये आखिर ये काम क्यों कर रहा है?
असल में एक बेसिक प्रॉब्लम है, और वो आज की नहीं है, पुरानी प्रॉब्लम है। ये मेरी अपनी निजी राय है, और मैं इस राय के लिए मैं जो लॉ के एक बहुत बड़े विद्वान हैं पूरी दुनिया में, जिनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं और जिन्हें पढ़ा जाता है, वो जीवित में प्रोफेसर हैं, जॉन रॉवेल्स। जॉन रॉवेल्स ने बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं, और वो सारी दुनिया में क्लासिक के तौर पर गिने जाते हैं न्यायविदों में। सारी दुनिया के बच्चे जो है, जो कानून पढ़ते हैं, वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। मुझे ये जो पद्धति है, इसे देखकर लगा जिसमें कि मैंने जॉन रॉवेल्स के विचारों की मदद ली है, और मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। वो ये कि ये जो भारतीय जो कानून है सो कॉल्ड, और भारतीय जो कानून व्यवस्था है, ये आखिर किसके लिए है? भारतीय कानून व्यवस्था और भारतीय कानून राष्ट्र के लिए है, जनता के लिए नहीं है। इसलिए जब राष्ट्र संकट में होता है, सरकार संकट में होती है, तो ये कानून के जो संरक्षक हैं, ये दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो अदालतें किसके तर्क को सुनती हैं? राष्ट्र के तर्क को सुनती हैं। वे किसान के तर्क को या जनता के तर्क को या मजदूर के तर्क को नहीं सुनती। राष्ट्र ने निर्णय लिया, मजदूरों के सारे कानून रद्द कर दिए गए। राष्ट्र ने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से पूरे देश में कहीं कोई हड़ताल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जगा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को रोका कि आप मजदूरों के कानून नहीं बदल सकते, उनके अधिकार नहीं छीन सकते। मध्य प्रदेश सरकार को उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि जो कानून है, जिसे हम लोग बुर्जुआ कानून कहते हैं, वो कानून असल में राष्ट्र के तर्क से चलता है, और राष्ट्र के तर्क को सुनता है, वो जनता के तर्क से नहीं चलता। और यही वजह है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो पहलकदमी की, वो किस लिए की? क्योंकि वो राष्ट्र का तर्क सुन रहे थे। वो गुलाम नहीं है मोदी के, वो अनुयायी भी नहीं है, ना ये है ना वो थे जो चले गए गोगोई। वो बेसिक पर्सपेक्टिव की बात है। बेसिक पर्सपेक्टिव यह है कि जो कानून है और कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था का जो बेसिक पर्सपेक्टिव है और आधार है, वो क्या है? कानून किसके लिए? 2 ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्र के लिए या जनता के लिए। तो हमारे यहां जो कानून है वो राष्ट्र के लिए, जनता के लिए नहीं है। हमारे यहां जो कानून है और न्यायालय है, वो किसके लिए और किसके तर्क सुनते हैं? वे राष्ट्र के तर्क सुनते हैं। आप लाख कहिए मैं निर्दोष हूं, पुलिस कहती है कि नहीं, टेररिस्ट हैं। 15 साल बाद पता चला कि उसके खिलाफ में कोई प्रमाण नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति के तो 15 साल आपने नष्ट कर दिए, क्योंकि जज जो है वो हमेशा पुलिस की बात मानता है। तो हमारे यहां जो बेसिक मॉडल है कानून का, वो मॉडल ही अपने आप में तमाम किस्म की दुश्चिंताओं से और बुरे आग्रहों से भरा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा आग्रह है वह राष्ट्र के तर्क सुनता है, पुलिस के तर्क सुनता है। कल कहा ना अटॉर्नी जनरल ने, हम गुप्तचर विभाग की फाइलों के आधार पर, उनकी सूचनाओं के आधार पर आपको बताएंगे कि कौन खालिस्तानी वहां आए हुए। किसके तर्क सुने जाएंगे? राष्ट्र के तर्क। तो अगर समाज बदलना चाहते हैं, समाज के बारे में नया नजरिया रखना चाहते हैं, तो हमें कानून के बारे में यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि यह जनता की रक्षा के लिए बनी हुई अदालत है। ये जनता की अदालतें नहीं है, जनता के तर्क नहीं सुनती। अगर जनता के तर्क सुनती तो 2 करोड़ से अधिक केस जनता के अदालतों में पेंडिंग नहीं होते। जनता की बात नहीं सुनती, ये राष्ट्र की बात सुनती है। तो हमारे यहां जो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि राष्ट्र के तर्क को ही न्याय के तर्क का आधार बना के देखा जाता है, और न्याय के फैसले उसी के आधार पर होते रहे हैं। जो हमारे जो जज हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वे
जरूर जानते हैं जॉन रॉवेल्स को। हम ये मांग करते हैं, आप सोचें, हम ये मांग करते हैं इस न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों से, वे इस न्याय के बुनियादी पर्सपेक्टिव को बदलने के बारे में सोचें। ये सवाल सिर्फ किसानों का नहीं है, ये रोज दिक्कतें आएंगी, रोज आती रही हैं। अरे ये तो वो देश है जिसमें कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी घटना हो गई और जिस जज ने सबसे खराब जजमेंट दिया, उस जज को विश्व न्यायालय में जज बनाया गया। ये देश है। क्यों? क्योंकि यहां तर्क, राष्ट्र का तर्क सुना जाता है। कोई भी आदमी गिरफ्तार होकर आता है तो अदालत उस आदमी की बात नहीं सुनती, उस आदमी की बात नहीं मानती, पुलिस की बात मानती है। पुलिस जो कहती है वह मानती है। अरे कभी आदमी की भी बात मान लिया करो। नहीं, क्यों? क्योंकि बेसिक जो पैमाइश है, बेसिक जो पैमाना है जहां से पूरा का पूरा कानून का और न्यायालय का और न्याय का पर्सपेक्टिव बनता है, वो ये कि वे राष्ट्र के तर्क को सुनते हैं और उस तर्क के आधार पर न्याय करते हैं। और यही वजह है कि बार बार वे लौट के, मोदी की सरकार चली जाए, किसी और की सरकार आएगी तो वो उसके लिए भी यही करेंगे। पहली सरकारों के लिए भी यही करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। तो वे किसका तर्क सुनते हैं? न्याय किसके तर्क के आधार पर होता है? राष्ट्र के तर्क के आधार पर, जनता के तर्क के आधार पर नहीं। अगर जनता के तर्क के आधार पर न्याय होता तो न्याय की शक्ल अलग होती। न्याय की शक्ल यह नहीं होती जो अभी है। सबरीमाला का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं करा पाया क्योंकि इतना प्रेशर है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिक गड़बड़ी न्याय के पर्सपेक्टिव में है और न्यायपालिका के पर्सपेक्टिव में। न्यायपालिका अदालतें जिस पर्सपेक्टिव से काम करती हैं, उस पर्सपेक्टिव में राष्ट्र का तर्क प्रमुख तर्क है जिसके आधार पर निर्णय होते हैं। इस पर्सपेक्टिव को बदलने की जरूरत है। राष्ट्र के तर्क की बजाय अदालतें जनता के तर्क के आधार पर सोचें और फिर न्याय करें। आप किसी जज को तो बंद करके देखिए। एक साधारण नागरिक को कभी भी बंद किया जा सकता है कि यह राष्ट्रद्रोही है, यह कह के वो चक्कर काटता रहे। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि अभी जेलों में बंद हैं, जिनके खिलाफ कोई कानून नहीं है, बाद में छूटते हैं 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल बाद, निर्दोष पाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके। तो बेसिक चीज है कि न्याय का जो पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव को बदलने की जरूरत है। ये जो गलतियां हो रही हैं, ये जो न्यायपालिका बार बार पॉलिटिकल टूल्स की तरह अपनी भूमिका अदा करती है, इसका एक बड़ा रीजन यही है कि वह कुल मिला के जॉन रॉवेल्स के शब्दों में कहें तो वे राष्ट्र के तर्क से चलते हैं, वे न्याय के तर्क से नहीं चलते, वे जनता के तर्क से नहीं चलते। किसान के तर्क जनता के तर्क हैं। वे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के तर्क से मेल नहीं खाते, वे जाहिर है कि न्यायाधीशों के तर्क से मेल नहीं खाते। तो न्यायाधीशों की ओपिनियन में किसान के तर्क कभी समझ में नहीं आएंगे। न्याय की परिभाषा में कभी किसान के तर्क समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि न्याय की परिभाषा का आधार है राष्ट्र के तर्क। और राष्ट्र में राज सत्ता आती है, जनता नहीं आती। आप एक जजमेंट बताइए जो जनता के तर्क के आधार पर हुआ हो। एक जजमेंट। तो 70 साल का जो न्यायपालिका का, आजादी के बाद की न्यायपालिका का जो हमारा अनुभव है, वो ये है कि ये न्यायपालिका और न्यायालय ये जनता के तर्क से नहीं, ये राष्ट्र के तर्क से चलते हैं। सो अभी लड़ाई किसके बीच में है? अब पैराडाइम में एक और चीज, इस लड़ाई में एक और चीज। अभी तो ये था आंदोलन बनाम सरकार, अब एक दूसरा तर्क, एक दूसरी स्थिति जुड़ी, एक दूसरा पैराडाइम जुड़ा, वो ये राष्ट्र के तर्क और जनता के तर्क।
ये जो न्याय का जो अगर लोप होने से या न्याय का अंत होने से अगर देश को बचाना है तो हमें इस अंतर्विरोध को हल करना होगा और जनता के पक्ष में हल करना होगा, संसद के पक्ष में नहीं। जनता सर्वोपरि है, जनता के हित सर्वोपरि है। इस दृष्टि से अगर हम चाहेंगे कि यह चीज बदली जाए तो अभी नई जो कल के जजमेंट के बाद, ऑर्डर के बाद जो नई स्थिति बना हुई वो राष्ट्र के तर्क और जनता के तर्क। जो जॉन रॉवेल्स कहते हैं उसी को मैं, उन्हीं के शब्दों को मैं उधार ले रहा हूं बेसिकली। और जॉन रॉवेल्स, मैं तो हिंदी का टीचर हूं, मैं तो हिंदी जानता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता रहा हूं, मीडिया पढ़ाता रहा हूं। जॉन रॉवेल्स तो सारी दुनिया में लॉ के लोग पढ़ते हैं और वे एक तरह से चाणक्य माने जाते हैं सारी दुनिया में। अमर सेन भी जब पुस्तक लिखने गए तो वे जॉन रॉवेल्स को उन्होंने केंद्र में रख के लिखा। आप दुनिया में कहीं पर भी पढ़ने जाइए, लॉ पढ़ने जाइए, आपको जॉन रॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा बारीकी से जानते हैं चीजें, हम तो उतने बारीकी से नहीं जानते, लेकिन हम एक साधारण सी चीज जानते हैं कि राष्ट्र के तर्क के आधार पर किसान के तर्क को आप नहीं समझ सकते। राष्ट्र के तर्क के आधार पर किसान के दुख को नहीं समझ सकते। जनता के दुख, जनता के तर्क अलग होते हैं। और हमारी जो न्यायपालिका है और न्यायपालिका की जो पूरी की पूरी संरचना है, उसका जो पूरा का पूरा ढांचा जो हमने विकसित किया है, उसमें जनता और उसके तर्कों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। एक बहुत ही राष्ट्र के तर्क कैसे काम करते हैं आप एक देखिए। अदालत ने एक निर्णय लिया है कि वे ये कहते हैं कि हम सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। क्यों नहीं करते आप? कहां जाएंगे लोग अगर सरकार गलत करेगी, कोई गलत फैसले लेगी तो कहां जाएंगे लोग? ये जो आपने जो निर्णय लिया कि हम सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, ये किस ग्राउंड पर लिया? ये उसी ग्राउंड पर लिया कि राष्ट्र का तर्क न्याय का तर्क है। और जो अदालत है उनका काम क्या है? राष्ट्र के तर्क की रक्षा करना, जनता के तर्क की रक्षा करना राष्ट्र की जो प्रमुख अदालतें हैं उनका काम नहीं है। यह स्थिति और यह पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए। किसान आंदोलन ने हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि हमारे जो कानून है और हमारी जो कानून व्यवस्था है वो राष्ट्र के तर्क से चलती है, वो जनता के तर्क से नहीं चलती। उसमें जनता के हित प्रधान नहीं होते, राष्ट्र के हित प्रधान होते हैं। और राष्ट्र माने पूंजीपति, पूंजीपतियों के हित प्रधान होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। ये जो पॉलिटिकल बॉन्ड जो थे, इलेक्शन बॉन्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देके करा पाया कुछ? आप जानते हैं किसको कितना चंदा किस आदमी ने दिया? क्यों? राष्ट्र का तर्क, नाम गुप्त रखेंगे। जनता जानना चाहती है कि किसने चंदा दिया, किसे दिया। क्या दिक्कत है इसमें? लास्ट इस पूरे प्रसंग में वो ये कि अगर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, फाइन। लेकिन अगर सरकार संविधान के अनुरूप काम न करे, संविधान के नियमों का पालन न करे, जैसा कि किसानों के व्यापार संबंधी, कृषि उपज के व्यापार संबंधी कानूनों के प्रसंग में हुआ है, सरकार ने सारी संवैधानिक मर्यादा और नियमों का उल्लंघन किया है। और यह ऑन द रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल भी नहीं बता पाए
कि 5 जून को ऑर्डिनेंस लाने के पहले सरकार ने किनसे बात की थी? सरकार ने किसी से बात नहीं की। सरकार ने यहां तक कि सरकारी पार्टी के लोगों से भी बात नहीं की, बीजेपी के अंदर भी बातचीत नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल यह भी नहीं बता पाए कि सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने घंटे बहस की। सरकार के मंत्रिमंडल में बहस नहीं होती, सरकार के दल में बहस नहीं होती, सरकार संसद में बहस नहीं होती, सरकार प्रवर समिति में बहस नहीं होने देती, सरकार संसद में वोट नहीं करने देती। कानून बन गया, किसके पास जाएगी जनता? आपने तो निर्णय ले लिया कि सरकार के काम में और नीतिगत फैसले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यह दृष्टिकोण बदलेगा कैसे? यह बदलेगा तब जब आप राष्ट्र के तर्क की बजाय जनता के तर्क को न्याय का आधार बनाएंगे। यह तब तक नहीं बदलेगा, यह स्थिति रहेगी, बार बार रहेगी, बार बार यह दिक्कत आएगी। सवाल यह, कानून किसके लिए? जनता के लिए या राष्ट्र के लिए? अगर जनता के लिए कानून है, किसानों के लिए कानून है, तो किसानों के तर्क सुने जाने चाहिए और कानून उस आधार पर बनना चाहिए। लेकिन किसानों के लिए तो कानून है ही नहीं, यह तो कानून है राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र माने पूंजीपति वर्ग, राष्ट्र माने वो नहीं जैसे हम लोग कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय, वो नहीं। राष्ट्र की जो परिभाषा है और राष्ट्र की जो सेवा है वो बेसिकली पूंजीपति वर्ग की सेवा है। तो राष्ट्र माने पूंजीपति के तर्क। एक अन्य चीज और आखिरी चीज वो है कि जब आप जनहित में न्याय करते हैं और जनता के तर्क के आधार पर सोचते हैं, तो जनहित में न्याय और जनता के तर्क, इन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। हमारे यहां भी राष्ट्र के तर्क और राष्ट्रीय न्याय, तो ये ढांचा बदलना पड़ेगा आपको। राष्ट्र के तर्क अगर आप सुनेंगे और जनता के तर्क नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी, बार बार दिक्कत होगी। राष्ट्र की सुनते रहे आपने सुलझा लिया नक्सल समस्या को? नक्सलों को खत्म कर दिया आपने? नहीं कर पाए ना। क्यों? क्योंकि आपने जनता की नहीं सुनी, आपने उन आदिवासियों की, उन नक्सलाइटों की नहीं सुनी वे क्या कह रहे हैं। क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक ही तर्क है, वह राष्ट्र का तर्क, सरकारी तर्क। तो न्याय का आधार अगर राष्ट्र के तर्क को बनाया जाएगा तो यह दिक्कत होगी कि जनता की समस्याएं, उनके समाधान नहीं होंगे। किसान समस्या का समाधान राष्ट्र के तर्क के आधार पर नहीं हो सकता। जज साहब कुछ भी कर लें, मान लो अगर जज साहब यही कह दें कि कमेटी ने, मान लो, मैं संदेह नहीं कर रहा हूं वो 4 लोग, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे और वो किसान हित में काम करें, और वो ये रिकमेंड कर दें कि ये सारे तीनों कानून बहुत ही गलत हैं, और ये रिकमेंड कर दें और सुप्रीम कोर्ट भी ये रिकमेंड कर दे कि ये कानून लागू न किए जाएं। हम देखना चाहते हैं सरकार इसे इंप्लीमेंट करा के, सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करा के देखे। सुप्रीम कोर्ट 2 ऑर्डर अभी हाल हुए, एक राम जन्मभूमि का ऑर्डर और एक कश्मीर के बारे में इंटरनेट का ऑर्डर, इन 2 ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं करा पाया। आप तय मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अपने इस ऑर्डर को भी इंप्लीमेंट नहीं करा सकता, चाहे जो ऑर्डर ले ले वो। क्योंकि जब आप राष्ट्र के तर्क के आधार पर न्यायपालिका चलाएंगे और न्यायाधीश सोचेंगे तो आप सिर्फ कठपुतली होंगे। नरेंद्र मोदी बाध्य नहीं है आपकी बात मानने के लिए। अगर वो बाध्य होते और वो ट्रू स्पिरिट में आपके जजमेंट लेते तो कश्मीर में 8,500 घंटे तक इंटरनेट बंद नहीं रहता। जनवरी 2019 में 24 या 14 जनवरी के आसपास या 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, इसे विदहेल्ड नहीं किया जा सकता।
इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में लगातार 8,500 घंटे इंटरनेट बंद रहा है। क्यों? क्योंकि आप जनता के तर्क नहीं मानते, सरकार नहीं मानती। आपकी नजर किस पर है? आपकी नजर है राष्ट्र के तर्क पर, और ये तो राष्ट्रवादी हैं, घोषित राष्ट्रवादी हैं, तो इनके तर्क तो ज्यादा प्रबल होंगे। इनके तर्क का तो बहुत तेजी से जज लोग अनुकरण करेंगे, क्योंकि वे राष्ट्र के तर्क के साथ में अपनी वफादारी हर जज प्रूव करता है। हम देखना चाहते हैं अगर जनता के तर्क से न्यायालय चलती हैं और जनता के लिए न्यायालय बनी हुई हैं, तो जो अभी मजदूरों के कानून छीने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट साहस दिखाए, संज्ञान ले और वे कानून रद्द करे। हम देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम जानते हैं आपकी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप राष्ट्र के तर्क से बंधे हुए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सो कौन सी चीज जरूरी है अभी? किसान आंदोलन तो जरूरी है ही, लेकिन न्यायपालिका के प्रति और न्याय के प्रति यह पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है कि हमें न्याय का जो आधार है वह है राष्ट्र का तर्क, उसकी जगह हमें जनता के तर्क को केंद्र में लाना होगा। न्यायपालिका लक्ष्य है, न्यायपालिका का लक्ष्य है राज्य की सेवा करना। हमें इस लक्ष्य को बदलना होगा और हमें यह निर्धारित करना होगा कि न्यायपालिका का लक्ष्य है जनता की सेवा करना। जितना वेट पुलिस के स्टेटमेंट को देते हैं, उतना ही वेट इंडिविजुअल्स के स्टेटमेंट को भी देना होगा। गिरफ्तारी होने के बाद में जमानत नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने कह दिया साहब अब इनके खिलाफ तो आरोप है। आरोप कुछ नहीं है, प्रमाण कुछ नहीं है। तो बेसिक जहां गड़बड़ी है उसको क्वेश्चन करना की जरूरत है। जैसा कि इटली के जो प्रसिद्ध मार्क्सवादी थे वो कहते थे, अंतोनियो ग्राम्सी, शत्रु से जब लड़ाई हो तो युद्ध के मोर्चे पर उसके सबसे कमजोर हिस्से पर, कमजोर चौकी पर हमला करना चाहिए, और विचारों के क्षेत्र में लड़ाई हो तो सबसे मजबूत गढ़ पर हमला करना चाहिए। न्यायपालिका के साथ में आज जनता की खुली लड़ाई चली हुई है, क्योंकि न्यायपालिका से कोई मांग नहीं की गई है, न्यायपालिका जबरदस्ती दाखिल हुई है इसमें। तो हम न्याय के पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए लड़ाई लड़ें। न्याय का बुनियादी पर्सपेक्टिव है राष्ट्र के तर्क के आधार पर वे न्याय देते रहे हैं। इस बुनियादी पर्सपेक्टिव को जॉन रवेल्स के शब्दों में हमें बदलना होगा, और हमें इसकी जगह जनता के परिप्रेक्ष्य को लाना होगा और जनता के को केंद्र में लाना होगा। हमारे यहां जनता केंद्र में आती ही नहीं है। किसान है बेचारे, साहस करके आ गए, किसी तरह से लड़ाई में जमा दिया है उन्होंने अपने को। अंत में मैं सिर्फ एक चीज कह के मैं ये बात रख रहा हूं मैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम निरंतर बातचीत करते रहेंगे। वो ये कि किसान आंदोलन को किसी भी किस्म के, जब तक उनकी बेसिक मांग न मानी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 कानून जो कृषि उपज के व्यापार से संबंधित कानून है उनके बारे में स्थगन किया है। लेकिन किसानों की इसके अलावा भी 4 मांगे और हैं। उनकी मांग है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए। तो जज साहब तो कुछ नहीं बोले, तो आंदोलन उठेगा कैसे? आंदोलन तो नहीं उठेगा। सरकार भी कुछ नहीं बोली। बिजली बिल को वापस लेने के बारे में सरकार कुछ नहीं बोली, कोर्ट भी कुछ नहीं बोला। पराली में के मामले पर, पराली जलाए जाने के मामले को लेकर जो सैकड़ों किसानों के ऊपर केस हुए हैं, इस पर कोर्ट कुछ नहीं बोला और सरकार भी कुछ नहीं बोली। और ये जो किसान आंदोलन जो 45-46 दिन से चल रहा है, इसमें हजारों किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, कोर्ट कुछ नहीं बोला, सरकार भी कुछ नहीं बोली, अटॉर्नी जनरल भी कुछ नहीं बोले। ये सत्य के पुजारी झूठे केस लगाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन में लोग शामिल होने के लिए शांतिपूर्वक
अपने घर से निकले लेकिन लोगों को घर के दरवाजे पर पुलिस गिरफ्तार कर रही है। लोग निकल के गए तो उनके पीछे से उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। कई हजार कार्यकर्ताओं के ऊपर उत्तराखंड में एफआईआर की गई और केस किए गए। उत्तर प्रदेश में कई हजार लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हर शहर में जिलाधीश को आदेश दिए गए कि कोई भी किसान आंदोलन के समर्थन में मीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए। और राम मंदिर चंदा के लिए डीजे के ड्रम बजा बजा के, डीजे के लाउड स्पीकर बजा बजा के हर शहर में जुलूस निकाले जा रहे हैं और उसकी परमिशन है। अदालत को यह दिखाई नहीं देता। अदालत जब कह चुकी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन फंडामेंटल राइट है, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में प्रदर्शन करने की लोगों को अनुमति मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एकदम बर्बर तरीके से जिलाधीश हर जिले में पेश आ रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जो आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं उनको घरों से चुपचाप उठा लिया गया है। किस बात की जरूरत है? ट्रू स्पिरिट में सुप्रीम कोर्ट अपने इस ऑर्डर को, जो कि उसने अपने कई बार वक्तव्यों में चीफ जस्टिस ने कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन फंडामेंटल राइट है, किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं की, कहीं कोई हिंसा नहीं की है। तो जो लोग शांतिपूर्ण जुलूस के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें जुलूस के लिए नहीं जाने दे रहे ये लोग। चीफ जस्टिस को आदेश नहीं देना चाहिए योगी सरकार के लिए कि आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आपके जिलाधीश क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? लोगों को क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों नहीं जाने देते? पहली चिंता हमारी यह है कि कानून के शासन का पालन और अपने वक्तव्य का पालन चीफ जस्टिस स्वयं करवाएं, वो इंश्योर करें। किसानों ने इंश्योर किया है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने ट्रू स्पिरिट में इंश्योर किया है ये। लेकिन चीफ जस्टिस के बयान को ट्रू स्पिरिट में हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकारों ने लगातार कुचला है, नहीं माना है। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, यूपी में लगातार किसानों के साथ में बर्बर व्यवहार हो रहा है, किसान नेताओं के साथ में बर्बर व्यवहार हो रहा है। और बोलने पर, आंदोलन करने पर गिरफ्तारियां हो रही है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं। आंदोलन करना हमारा राइट है, प्रतिवाद करना हमारा राइट है, हम हिंसा नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट का यह काम नहीं बनता। एक आदमी कहीं दिखाई दे गया तो, एक आदमी दिखाई देगा तो वह कह रहे हैं कि वह खालिस्तान का समर्थक था। लेकिन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में हर जिले में उत्पीड़न की जो खबरें हैं और वो पीसफुल प्रदर्शन को रोकने की जो खबरें हैं और जो हरकतें, वे तो गैर कानूनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा उन जिलाधीशों के खिलाफ में जिन्होंने पीसफुल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया? क्या अटॉर्नी जनरल बोलेंगे इसके खिलाफ में? नहीं। तो यह कैसा न्याय है? यह राष्ट्र के तर्क का न्याय है। और राष्ट्र के तर्क के न्याय को और न्यायपालिका को चुनौती देने के लिए जनता के तर्क को बीच में लाना होगा, जनता को केंद्र में लाना होगा और न्याय का पर्सपेक्टिव बदलना होगा। और यही सबसे बड़ी जरूरत है। अन्यथा तो न्याय तो ठिकाने लग चुका है, न्याय का अंत हो चुका है, मैं चाहूं या ना चाहूं। अब आप इसे पोस्ट मॉडर्न कंडीशन कहें, मॉडर्न कंडीशन कहें, आप जो इसे नाम दें, लेकिन ये वास्तविकता है। चीफ जस्टिस सिर्फ पीआर वर्क के तौर पर चीजें देख रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर चीजें देख रहे हैं। नहीं, उसके बाहर चल के देखिए, बाहर जाके देखिए। हम अनुरोध करेंगे चीफ जस्टिस अपनी टीम को लेकर जाएं और जाके देखें, चुपचाप जाएं और जाके देखें कि किसान कैसे रह रहे हैं और कैसे आंदोलन कर रहे हैं और किस तकलीफ में रह रहे हैं। भारत सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का, जो यूएनओ का है। 60 से, मैंने बार बार कहा है, ये 60 से ज्यादा लोग मर चुके हैं
ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पर साइन करने के बाद में भारत सरकार की यह अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनके लिए वो आर्थिक कंपनसेशन की घोषणा करे। वो आंदोलन करते हुए मरे हैं, आपके लिए किसी का दाम नहीं है। अच्छा देखिए, एक और पहलू है जो बस याद आ गया अचानक। जीएसटी का कानून लागू किया तो, और कानून में लागू करते ही संशोधन पर संशोधन, संशोधन पर संशोधन, लगातार संशोधन। ठीक वही चीज नोटबंदी लागू की तो उसके जितने ऑर्डर थे उन पर आज एक ऑर्डर, कल दूसरा ऑर्डर, परसों तीसरा ऑर्डर, लगातार नए नए ऑर्डर। और अब किसान जब कानून लागू हुआ तो किसान कानून लागू करते ही गवर्नमेंट ही कम से कम 1 दर्जन संशोधन लेके आई है। किसानों ने संशोधन नहीं सुझाए। अरे भाई, तुम ऐसा कानून क्यों बनाते हो कि तुम्हें कानून बनाने के साथ ही संशोधन पर संशोधन लाने पड़े? कानून बनाते ही तुम्हें कानून को लागू करने के लिए लोगों को दंडित करना पड़े। कानून बनाने का मतलब लोगों को दंडित करके कानून का पालन कराना नहीं है। ठीक यही चीज, नया नागरिकता कानून बनाया तो फिर उसमें संशोधन में संशोधन। इसका मतलब कहीं कोई दिमाग में लोचा है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट सोच ही नहीं पाती, कॉम्प्रहेंसिव ढंग से चीजें पकड़ ही नहीं पाते। नरेंद्र मोदी के सलाहकारों के पास में वो बुद्धि ही नहीं है कि वे कॉम्प्रहेंसिव ढंग से सही पर्सपेक्टिव में कानून बनाएं। किसी को मालूम नहीं है जीएसटी में अब तक कितने संशोधन हो चुके। किसी को मालूम नहीं है कि नोटबंदी के दौरान, नोटबंदी डिक्लेयर करने के बाद लगातार कितने संशोधन हुए। किसी को अभी यह अंदाजा नहीं है कि नागरिकता कानून में कितने संशोधन हुए। और अभी जितने संशोधन उन्होंने सजेस्ट किए थे किसानों के सामने, अभी देखिएगा अभी और संशोधन आएंगे। तो भाई तुम ये इस तरह के खेल क्यों कर रहे हो बच्चों की तरह, कि तुम्हारे पास में एक अच्छे कानून बनाने वाले भी लोग नहीं है? उधार ले लो, हिंदुस्तान में लोग हैं, हिंदुस्तान में लोग हैं, समझदार लोग हैं। जरूरत किस बात की है? जरूरत है कानून के पर्सपेक्टिव को बदलने की। कानून को तर्क, राष्ट्र के तर्क के आधार की बजाय जनता के तर्क के आधार पर निर्मित करने की और परिभाषित करने की जरूरत है। तभी जनता के पक्ष में कानून खड़ा होगा और कानून जिंदा होगा। अन्यथा तो कानून तो मर चुका है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।